आपने भी ऐसा ट्वीट किया हुआ था कि बजट तो बस बना बनाया आ जाएगा, इन्होंने तो सिर्फ प्रेजेंट करना होगा। तो बजट किसने बनाया है ये? 2 साल के दौरान जब से वो फरवरी के इंतखाबात के बाद पीएम बने, मुंह छुपाते फिरते हैं मीडिया से। अमीर अपना जो अशराफिया है, हुकूमत के खर्चे हैं, वो वहीं पे वहीं रहते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं आईएमएफ कहता। 5 वजीर हैं जो पूरी मरात लेते हैं। हर फेडरल मिनिस्टर जर्मन और जापान की इम्पोर्टेड गाड़ी मांगता है। इलेक्ट्रिक बाइक्स और हाइब्रिड कार्स जो हैं, इसके ऊपर भी टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। अब इनकी बिजली कोई ले नहीं रहा था, अब इन्होंने कहा इनको पनिश करना है। 4 साल तो अब तकरीबन इनको हो चुके हैं, तो इनसे मईशत संभाली क्यों नहीं गई? चाइना की 70 तक ये हालत थी कि वो पाकिस्तान से बहुत पीछे थी। आज चाइना के ज़र मुबादला के बकाया 4000 अरब डॉलर है। वॉर खत्म हो जाए तो क्या फ्यूल वापस 250 पे आ जाएगा जहाँ पे ये था वॉर से पहले? अच्छा, इनकी नीयत खराब है। ये प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे आपका क्या ख्याल है? एज ए गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नेंस है उसने इदारे बनाए नहीं, इदारे तबाह कर। ओगरा कानून कहता है कि अगर ओगरा का चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसका चेयरमैन होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के लाडले ब्यूरोक्रेट हैं सेक्रेटरी स्टैटिक, उनको ओगरा के चेयरमैन का चार्ज दिया। आगे जो हालात होने जा रहे हैं वो किस तरह के होने जा रहे हैं, ये कैसे मईशत सरवाइव करेगी? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट की आमद है और इस सिलसिले में अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं बड़ी खौफनाक किस्म की कि क्या क्या कुछ महंगा हो रहा है और क्या क्या टैक्सेस, नए नए टैक्सेस जो हैं वो लगने जा रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत ही मुस्तनद और बहुत ही जबरदस्त रिपोर्टर भी और सहाफ़ी जो कि हमेशा बहुत जबरदस्त खबरें इस हवाले से ब्रेक भी करते हैं और बड़ी ऑथेंटिक उनकी खबरें होती हैं। तो मईशत के हवाले से मैं हमेशा उनकी खबरों को बहुत ज्यादा वेटेज देती हूँ क्योंकि ऑथेंटिक होती हैं और फैक्ट्स एंड फिगर्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो सनाउल्लाह साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर और मारूफ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम सनाउल्लाह साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी समीना, वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का आपकी तरफ से, तो बड़ा अच्छा लगा। बस देख लें, अब सिर्फ यहीं तक हमें अच्छा लगेगा, उसके बाद आपकी सारी बातें हमें बुरी ही लग रही होंगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कोई बात नहीं, लोगों को असल में इशू ये है कि जब तक हम सच नहीं बोलेंगे लोगों से, हम अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। और ये मैं हुकूमत के लोगों से भी कभी मिलता हूँ, आज या पहले भी, तो हम्म। पहला मेरा उनसे मशवरा यही होता है कि लोगों से सच बोलें। पाकिस्तान की जो कौम है इसमें बड़ी रिजिलियंस है। ठीक बात। आप जब झूठ बोलेंगे, और जिस तरह आज अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हम्म। तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि किस तरीके से फिर लोग जो है एक्सपोज होते हैं। तो गो तो हेड, आप अपना सवाल करें। बस मैं यहाँ से बात शुरू करना चाहूंगी कि बजट तो आ रहा है, लेकिन इस बजट के हवाले से बहुत से लोगों का यही ख्याल है, मेरा ख्याल है आपने भी ऐसा ट्वीट किया हुआ था कि बजट तो बस बना बनाया आ जाएगा, इन्होंने तो सिर्फ प्रेजेंट करना होगा। तो बजट किसने बनाया है ये? देखिए, ये हकीकत है, रियलिटी है कि पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में है, और आज से नहीं है, अब तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं। और जब आईएमएफ प्रोग्राम में कोई भी मुल्क होता है तो फिर आईएमएफ से आप हट नहीं सकते। आपका पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, पॉलिसी मेकिंग है, वो आईएमएफ ही करती है। और आईएमएफ का ही बेंचमार्क होते हैं, आपको वो बता देते हैं कि ये आपने करना है, ये आपका प्राइमरी सरप्लस होना चाहिए, ये आपका बजट डेफिसिट होना चाहिए। अगर हुकूमत डिसाइड करती है कि हमने कहीं रिलीफ देनी है, तो वो कहते हैं कि ये पैसा आएगा कहाँ से, वो आपको निकाल के देना होता है। तो ये तमाम फ्रेमवर्क जो एक पूरा होता है वो आईएमएफ ने दिया। और आज आपको आज भी आईएमएफ के साथ बातचीत जारी है इस वक्त भी, और अभी तक मामला जो हैं मुकम्मल नहीं हुए हैं। और ये काफी सीरियस किस्म का इशू है कि पूरा जो फ्रेमवर्क तय किया गया था, अब आईएमएफ चाह रहा है कि उसके मुताबिक हो। हुकूमत चाहती है, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान जिस तरीके से प्रेशर आए हैं पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, और कोई रिलीफ नहीं आ सका। और हालत ये आ चुकी है, आज अगर फहाद हुसैन का आर्टिकल पढ़े एक्सप्रेस में, जी तो जी। उन्होंने साफ लिखा है कि ये जो है मुंह छुपाते फिरते हैं मीडिया से भी। हम्म। प्राइम मिनिस्टर 2 साल के दौरान जब से वो फरवरी के इंतखाबात के बाद पीएम बने, आप हैरान होंगी, मीडिया से उन्होंने बातचीत तो दूर की किनार, जहां पर वो जाते भी हैं वहां भी प्राइवेट मीडिया बैन है। तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना है कि हुकूमत के पास बताने के लिए कुछ नहीं है कि वो अवाम के लिए क्या किया उन्होंने, और अवाम के लिए क्या रिजल्ट, कोई सहूलत, कोई फैसिलिटी, कोई आसानी सामने आई हो। और आगे भी जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम है आप कर नहीं सकते। और समीना, सूरत हाल ऐसी है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है ना, अगर आप देख लें, जो टैक्स कलेक्शन को आप देख लें, हमारी टोटल आमदन देख लें, इस साल की देख लें, अगले साल की देख लें। अगर अगले साल हमारा 15,000 अरब का एफबीआर का टैक्स टारगेट है,
हम्म। तो उसमें से 60% सूबों को चला जाएगा। सही। उसके बाद कुछ नॉन टैक्स आमदन होती है फेडरल गवर्नमेंट की। तो हम्म। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसे बचेंगे वो उसमें सिर्फ एक खर्चा पूरा होता है, सिंगल हेड, और वो हम्म। है आपका इंटरेस्ट पेमेंट। जो आपने कर्जे लिए हुए हैं उस पर जो सूद अदा करना है। बाकी सारे काम जो है, जिसमें डिफेंस है, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें सिविलियन और डिफेंस की पेंशन है, जिसमें आपकी जो रनिंग एक्सपेंडिचर है आपकी सिविल गवर्नमेंट के, आपकी हेल्थ है, एजुकेशन है, वो सब कुछ आपको कर्जे लेके करना पड़ेगा। तो ठीक। आप इस सूरत इस में पे बल्कि क्या मैंने बजट ये देंगे? इस पे भी मैं बात करती हूँ अभी के जो ये एनएफसी का मामला है, इसके ऊपर भी एक डिबेट शुरू हुई हुई है कि जी चूंकि गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कुछ बचता नहीं है, तो इस पे क्या आप सूबों के जो हिस्से हैं उसमें वाकई कमी करके कोई फायदा हो सकता है? आईएमएफ की आपने बात की कि जी वो आपको डायरेक्शंस दे देता है, बाद में आपने बजटिंग खुद करनी है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब हम ये देखते हैं कि जी अमीर अपना जो अशराफिया है, हुकूमत के खर्चे हैं, वो वहीं पे वहीं रहते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं आईएमएफ कहता। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है और इस पर मैं बहुत ज्यादा लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ। अगर आप पिछले 10 साल देखें तो हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो 10 गुना बढ़ी है। और बड़ी मजे की बात है, हमारे एक्सपेंडिचर 20 गुना बढ़े। तो प्रॉब्लम हमारा टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू नहीं है, हमारा प्रॉब्लम एक्सपेंडिचर। ठीक। अब जिस तरह से आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, हम्म। 18 अमेंडमेंट के बाद इतने बड़ी फेडरल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं। ये बिल्कुल एक जो है ना यार दोस्तों को नवाजने का, 54 वजीर है या 55 वजीर है, एक एक वजारत के 5 5 वजीर है, एक फेडरल मिनिस्टर है, एक एडवाइजर है, एक एसएपीएम है, एक स्टेट मिनिस्टर है, एक पार्लिमानी सेक्रेटरी है। 5 वजीर है जो पूरी मरात लेते हैं। सही। तो आपको ये स्ट्रक्चर तब्दील करना पड़ेगा। इस्लाम फेडरल गवर्नमेंट में मैक्सिमम आप 8 वजीरों से ये बिल्कुल आराम से सारी दुनिया चल रही है। जब आपने 18 अमेंडमेंट के बाद सारा कुछ दे दिया सूबों को, पैसे भी दे दिए, सब्जेक्ट भी दे दिए, तो वाई यू हैव सो मैनी फेडरल मिनिस्टर? मतलब जरूरत नहीं है, और उनके खर्चे हैं, ये बात नहीं है। हर फेडरल मिनिस्टर जर्मन और जापान की इंपोर्टेड गाड़ी मांगता है। हम्म। और एक एक वजीर ने, मैं गुज़श्ता रोज कहीं बात कर रहा था एक इदारे में, तो वो कह रहा था 4 गाड़ियां तो वजीर ने हमारी ली हुई है विद अनलिमिटेड फ्यूल। तो इस किस्म की तो हालत है। आप अपने 85,000 आपके हम्म। सरकारी पूल में गाड़ियां हैं, सही। 85, 85,000। और आपको पता है इंग्लैंड के कितना बड़ा मुल्क है जिसने आधी दुनिया पे कब्जा किया है? 80 गाड़ियां हैं उनके पास सरकारी टोटल। सही। हमारे पास 85,000 है, उसकी मेंटेनेंस, उसका फ्यूल, उसके ड्राइवर, सारा कुछ हमारे जुम्मे। आज भी आपके 100% जो फेडरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद के, ये सैकड़ों की तादाद में, सब मोनेटाइजेशन ले रहे हैं। मोनेटाइजेशन ये है कि वो गाड़ी नहीं लेंगे, ड्राइवर नहीं लेंगे, फ्यूल नहीं लेंगे, महीने का वो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया लेते हैं। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है, हर फेडरल सेक्रेटरी ने किसी ना किसी इदारे से गाड़ी पकड़ी हुई है, फ्यूल पकड़ा हुआ है, ड्राइवर पकड़ा, और वो इस खजाने पर, ये जो पब्लिक मनी है उसी पे बोझ है। अच्छा आपको सनाउल्लाह साहब, मसलन ये इसी गवर्नमेंट में इतनी बेतहाशा अखराजात और ये सारी अयाशियां नजर आ रही हैं, या शुरू से ही हमारा वतीरा है? क्योंकि हम तो हमेशा ही इन चीजों को देखते रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स में यही हाल रहे हैं कि बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े खर्चे, तो आप ये तो कभी आप भी तो हमारे अंदर आप नई हैरान चीज रही। होंगे, आप हैरान होंगे। मैं आपको इसमें बड़ी मजे की बात बताऊं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 25 मरतबा आईएमएफ के पास क्यों गए? हम्म। वो हम इसलिए गए हैं कि हमारे पास डॉलर नहीं होता। ठीक। हमने जो चीजें इंपोर्ट करनी है, ऑयल इंपोर्ट करना है, हम्म। खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करनी है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिस्टर्ब है। हमारे पास, हमारे से करीब में इंडिया है, उनका 700 बिलियन डॉलर के रिजर्व है। सही। आप हैरान होंगी, वहां का प्राइम मिनिस्टर, वहां का आर्मी चीफ, वहां का चीफ जस्टिस, वहां के वजरा, वहां के तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर कोई इंपोर्टेड गाड़ी यूज नहीं कर सकते, लोकल गाड़ी। हमारे लिए तो ये जहर है इंपोर्टेड गाड़ी। हम्म। इंपोर्टेड हर चीज जहर है जिसके पास डॉलर नहीं है। और इतने जालिम लोग हैं कि हम इस, ये जो गाड़ियां खरीद इंपोर्ट करते हैं, ये वो डॉलर है जो हम आईएमएफ से या सऊदी अरब या चीन से या कतर से जाके हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है, चाहे वो आर्मी चीफ होता है चाहे प्राइम मिनिस्टर, उनके पैरों में पड़ के ये पैसे मांगते हैं। और हम करते क्या उस पैसे का? हम गाड़ियां इंपोर्ट कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है, आप हैरान होंगी जो इस मुल्क के साथ,
$18 बिलियन की हम फूड, खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करते हैं, ये डॉलर नहीं है। और ये हम किसको देते हैं डॉलर, पता है? हम हम्म। अमेरिका के, हम श्रीलंका के, हम थाईलैंड के, हम यूक्रेन के, हम रशिया के, हम यूरोप के किसानों को ये पैसे देते हैं। और अपने किसानों को हम 18%, 20% सूद पर 50,000 कर्जा देते हैं। उनको 1 बिलियन, $2 बिलियन आप दे दें, आपको ये $18 बिलियन बच जाएंगे। और मजे की बात बताऊं, ये चीजें इनको पता है। ये मेरे जैसे एक आम आदमी आदमी को पता है, आपको पता है, इनको नहीं पता होगी। बिल्कुल ये सही। करना नहीं चाहते। हम्म। प्रॉब्लम ये है, नीयत ठीक नहीं है। तो करना ये नीयत ये ठीक हो तो चाहते ये हैं कि हमें हमें बस निचोड़ते रहते हैं। अभी ये नया बजट आ रहा है, मैं आज आपका एक ट्वीट भी देख रही थी कि इलेक्ट्रिक बाइक्स और हाइब्रिड कार्स जो हैं इसके ऊपर भी टैक्स बढ़ाने जा ये रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है ना, सिर्फ हम्म। इलेक्ट्रिक गाड़ी का नहीं। आप ये देखें, जहां पे इनको नजर आता है बिजली बहुत महंगी हो गई, हम्म। लोगों की ताकत से बाहर निकल गई। और ठीक। मेरे जैसा बंदा, आप जैसा मिडिल क्लास जितने भी हैं, गरीब को तो छोड़ दें, अमीर लोग भी, वो भी बिजली का बिल पे नहीं कर पा रहे। हम्म। तो उन्होंने बादल जो है सोलर पे चले गए। अब इनकी बिजली कोई ले नहीं रहा था, अब इन्होंने कहा इनको पनिश करना है। सजा देने के लिए इन्होंने सोलर पॉलिसी चेंज की। अब ये नए बजट में सोलर पे पैनल पे टैक्स बढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ पनिशमेंट दे रहे हैं। आज की बात बताऊं, अवैस लगारी साहब ने एक और पनिशमेंट का वो एक तरीका बताया है। अब जब बिजली महंगी हुई है तो लोगों ने, आप भी घर में दाखिल होती होंगी तो सबसे पहले बिजलियां बंद कर रही हैं, एसी बंद कर रही हैं। मैं भी आता हूँ घर में, ये लाइटें बंद, हर पाकिस्तानी। और दिन में 10-10 मरतबा, आप हैरान होंगे, पाकिस्तानी जाके अपने मीटर देखते हैं कि हमारा आज कितने यूनिट इस्तेमाल है। हम्म। कहीं 200 से ऊपर ना चला जाए। अब वो ऐसे। कहते हैं कि जी 2 करोड़ से ज्यादा जो कंज्यूमर है वो 200 यूनिट के उसमें आ गए हैं, ब्रैकेट में आ गए। अब हम सब्सिडी किस तरह दें? तो उन्होंने उनको सजा देने का नया तरीका ढूंढा है जनाब। उन्होंने कहा जी QR कोड करें, आप अपना शनाख्ती कार्ड डालें, और हम उनको देंगे सब्सिडी जो QR कोड में आएंगे, और उनको नहीं देंगे। मजे की बात, जो उन्होंने एक नया आज पंडोरा बॉक्स खोला है, वो ठीक। कहते हैं कि जी हम इनकी जांच पड़ताल करेंगे। हम्म। क्योंकि जब आप शनाख्ती कार्ड दे देंगे ना उनको, आप नंबर दे देंगे, चाहे आप रेंट पे हैं चाहे अपना घर है, तो वो फिर उस शनाख्ती कार्ड की मदद से वो देखेंगे कि इस आदमी की तनख्वाह कितनी है, इसने खाना कहाँ खाया है, इसने शॉपिंग कहाँ की है, इसके बाकी वसाइल क्या है। तो वो कहते हैं कि जी हम जो मुस्तहिक होगा सिर्फ उसको आप सब्सिडी देंगे। इसका मतलब है कि अगर 2 करोड़ से ज्यादा लोग भी 200 यूनिट से, या 200 यूनिट या उससे कम इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली, और इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने या तो सोलर लगा लिया है, या वो बिल नहीं दे सकते, वो चीजें हम्म। बंद करते हैं। यही वजह है ज्यादातर लोगों हम्म। की, 99। तो कहते हैं कि जी इसको हमने कम करना है। तो मतलब है कि अब ये इन्होंने एक पनिश, अब हुआ क्या है, मैं ईद से 2 रोज पहले DI खान गया हुआ था अपने शहर में। मैं हैरान हो गया, मैंने कभी नहीं देखा, वहां हर दूसरे घर में इलेक्ट्रिक बाइक है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं। एक बिल्कुल तब्दीली आई है। हम्म। 50,000 इलेक्ट्रिक कारें इंपोर्ट हुई हैं पिछले 10 महीने के दौरान। फिफ्टी ठीक। थाउजेंड और तमाम के तमाम ये लोग आपकी जो नेशनल ग्रिड की बिजली है उससे चार्जिंग नहीं कर रहे, ये हम्म। सोलर से कर रहे हैं। हम्म। हर बंदे ने यानी घर में इनको तो दो, फिर डबल नुकसान हो गया ना, एक तो जो पेट्रोल है वो महंगा, ये पेट्रोल जो तो है उसकी खपत कम, और ऊपर से बिजली भी हमारी यूज नहीं कर रहे उनको चार्ज करने के लिए। इनको भी पनिश करना है। पनिश क्या करना है? इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक रिक्शे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बसें, सोलर पैनल, इन सब पे ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, ये प्रपोज की है। और उम्मीद है कि बढ़ जाएगी जो इनके हालात नजर आ रहे हैं। तो इस किस्म की पॉलिसी जो है ना, ये इससे आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये सियासी हुकूमतों के काम नहीं होते। सियासी हुकूमतें तो ये होती हैं कि वो लोगों के लिए सहूलतें पैदा करती हैं। और ये कोई 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, कोई कंपनी तो नहीं है आप वैसे कंपनी की तरह चला रहे सनाउल्लाह साहब, ये तो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग थे और लोग तो कहते थे ये आएंगे तो बड़ी मईशत को संभाल लेंगे, क्योंकि पीटीआई के बारे में तो ये ख्याल था कि जी वो नए नए आए और उनसे मईशत संभाली नहीं गई। आपको क्या वजह नजर आती है कि यहाँ पर 4 साल तो अब तकरीबन इनको हो चुके हैं, अगर पिछला भी जो इनका 1.5 साल था वो भी इंक्लूड कर लिया जाए, तो इनसे मईशत संभाली क्यों नहीं गई? क्यों ये जो मामलात हैं हमें बेहतरी की तरफ अभी तक ट्रैक पे जाते नजर नहीं आए? संभलना तो दूर की बात है, अभी भी हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह नजर आती है? क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है। अब अगर आप 60s में देखें तो पाकिस्तान वो मुल्क था जिससे लोग सीखने आते थे। पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियां थी और बनाए। वो खराबी वहां से शुरू हुई
जब जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज की तमाम चीजों को, पाकिस्तान की इंडस्ट्री बड़ी फ्लॉरिश कर रही थी। और उस वक्त पीआईए थी, स्टील मिल थी, बनी बहुत सारी चीजें बनी, लेकिन तमाम की तमाम जो है नेशनलाइज कर ली गई। उससे हुआ ये कि आपका जो इंडस्ट्रियलिस्ट था बड़ा, जिसके पास विजन भी था, वो मुल्क छोड़ के चले गए। खराबी वहां से शुरू हुई। उसके बाद आपको पता है जियाउल हक आए, फिर मुशर्रफ आए, और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पे अफगानिस्तान की वार रही, इंडिया हमारे साथ है, हम तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। तो हम बेसिकली बन गए सिक्योरिटी स्टेट। हम कोई वो इकोनॉमिक उसमें जाने की बजाय, हमारे जो बाद मुल्क, मतलब है चाइना की 70 तक ये हालत थी कि वो पाकिस्तान से बहुत पीछे था। आज चाइना के हम्म। जरिए मुबादला के बकाया 4,000 अरब डॉलर है, 4 ट्रिलियन डॉलर। और उन्होंने दुनिया बदल दी और वो सुपर पावर बन गए। आप फिर इंडोनेशिया को देख लें, मलेशिया को देख लें, सिंगापुर को देख लें। प्रॉब्लम यह था कि हम एक सिक्योरिटी मैटर में फंस गए, और हम आज भी इस वक्त भी सिक्योरिटी स्टेट है। तो हमने अगर तरक्की करनी है, तो हम ये जिस तरह सूरत हाल पैदा हो रही है, डिफेंस में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपोर्ट एक साल 1-2 बिलियन डॉलर बढ़ती है, अगले साल फिर कम हो जाती है। अब 2 साल से कम हो रही है। अब जहां तक ये आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपका जो ढांचा है, हुकूमती ढांचा है, आपको इसको समझने की जरूरत है कि हम किस मैच पे खड़े हैं। सिक्योरिटी स्टेज की वजह से डिसीजन मेकिंग जो है, वो सिविलियन के हाथ से निकल चुकी है। और ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप समझ रही हैं या मैं समझ रहा हूँ कि आज ये हो रहा है, ये पिछले 15-20 साल की कहानी है। हम्म। तो decision जब आपके इस तरीके से होंगे, और अगर आप पिछली 4-5 तो हुकूमतें इसका देख तो लें, मतलब ये हुआ कि फिर इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि गवर्नमेंट किसकी है और कौन वजीर खजाना है। थोड़ा सा इसमें एक चीज और बताने की जरूरत है। अगर आप पिछली, अब 2008 में अगर पीपल्स पार्टी आई, तो आपको पता है यूसुफ रजा गिलानी कैसे निकाले गए। फिर उसके बाद जो हुकूमत आई, उस तरह नवाज शरीफ किस तरह निकाले गए, फिर इमरान खान साहब आए, वो कैसे निकाले गए। अब ये जो सिस्टम आया है, मुझे अब ये खौफ लगा रहता है ना। अब जब आप हुकूमत मिलती है, तो साथ ये खौफ भी होता है, और खबरें आती रहती हैं कि पता नहीं किस दिन हम, ये बिल्कुल जो है, पत्ते तब्दील हो जाए और हम सब लोग घर चले जाए। तो उस खौफ के अंदर रहते हुए आपको बहुत सारे कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, हम्म। और किए जा रहे हैं। तो ये निज़ाम इस तरीके से नहीं चल सकता। उसमें फिर पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है ना, कि पाकिस्तान की आवाम के साथ क्या हो रहा है, वो पीछे चला जाता है, वो फिर कहीं नहीं नजर आता। और यही हो रहा है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो हो रहा है इसमें, और चीखो पुकार है, आप देख लें। खैर, जो फॉर्मल मीडिया है उसको पास तो इतनी आज़ादी नहीं है। सोशल मीडिया पर देख लें, बहुत सारी चीज़ें हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई ये चीज़ें इस तरह ठीक हो सकती हैं, उस तरह ठीक हो सकती हैं। अभी मैंने आपको बताया कैबिनेट की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो आपको अपने खर्चे अपने आपको कम करने की ज़रूरत थी। आप ऑस्टेरिटी का नाम तो लेते हैं। अब जिस तरीके से वज़रा और प्राइम मिनिस्टर बैरून मुल्क विजिट करते हैं, क्या इस सूरत हाल में वो जस्टिफाई होता है? हम्म। और उसका रिजल्ट क्या होता है, वो आपके सामने है। तो ये चीजें दे, अभी कल की खबर थी कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 13 करोड़ रुपए अपने मुलाजमीन में एजाजिया बांट दिया है। और ये सिर्फ, सारे आईनी इदारे यही करते हैं, प्राइम जिस मिनिस्टर हिसाब से ऑफिस में यही ये होता चला रहे हैं, ये तो कोई कानून का खजाना भी होगा तो खत्म हो जाएगा। और हम तो पहले ही वो मुल्क हैं जो कर्जों पे चल रहा है। है। नहीं है, यार दोस्तों को सेनेटर बनाया जाता है। मतलब किसी ने लंदन में आपकी खिदमत की है तो उसको बना दिया, किसी ने कहीं खिदमत की है तो उसको बना दिया। और यही सूरत हाल है। इस सूरत हाल में पब्लिक तो पीछे रह जाती है। आपने इतनी इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, मराहत इतनी दे रहे हैं लोगों को। आप जाके कभी पार्लियामेंट आए ना, और आप वहाँ देखें, वहाँ इतने मुलाजमीन सेनेट में और असेंबली में भर्ती कर लिए गए हैं कि वहाँ लोग, एक एक सीट, एक कुर्सी है, चार जो उम्मीदवार हैं बैठने वाले, हम्म। तो परवाह ही नहीं है किसी को। भाई कुछ इस मुल्क की परवाह करो। अगर आपने अभी भी बजट इसी तरह दिया जिस तरह नजर आ रहा है, तो फिर पूरा साल लोगों ने ख्वार होना है। आपने पीडीएल का जो टारगेट है वो बढ़ा दिया, जिससे लगता ये है कि आइंदा साल भी जो पेट्रोलियम लेवी है वो 100 रुपए लीटर रहेगी। और अच्छा। आप इंटरेस्टिंग बात देखें, ये वैसे सनाउल्लाह साहब, ये अगर वॉर खत्म हो जाए तो क्या फ्यूल वापस 250 पे आ जाएगा जहां पे ये था वॉर से पहले? ये अब नहीं आ सकता जी, 250 पे नहीं आएगा। अब अच्छा। इनकी नीयत खराब हो गई, क्योंकि ये इजी टैक्सेशन है। अब हम्म। तो, अब ये जो इस हफ्ते इन्होंने कमी की है, ये ज्यादा कमी बन रही थी।
लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि जो एफबीआर की परफॉर्मेंस है इस साल 13,000 अरब का, 13 ट्रिलियन का टैक्स टारगेट था एफबीआर का जो रिवाइज था, उसमें 11 महीने में 864 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आ चुका है। और ये जून का मिला के ये 1100 अरब रुपए तक जाएगा। तो ये 1100 अरब रुपए इन्होंने कहीं और से निकालने हैं ना। 200 अरब इन्होंने हम्म। डेवलपमेंट बजट कम कर दिया, तो वो इजी और टैक्सेशन इन्होंने करते हैं, बाकी क्योंकि पता है एडीएल पेट्रोल पे तो लोगों ने लगा, लेना ही लेना है। हम्म। लेना ही लेना है। ये और बात है कि लोगों के जो सूरत हाल है वो खराब है। बाकी भी चीजें इसी तरह करेंगे। ये इजी टैक्सेशन है, बिजली के बिलों के जरिए, गैस के बिलों के जरिए। इसी तरीके से ये पनिशमेंट है बेसिकली। ये पाकिस्तानी मैं तो बल्कि इसको पनिशमेंट टैक्स सिस्टम कहता हूँ। हम्म। हम्म। अच्छा, ये आपने जिक्र किया कि पनिशमेंट मिल रही है, तो बिजली और गैस की प्राइस भी फिर इसका मतलब है बढ़ेगी, क्योंकि इजी टैक्सेशन की जब हम बात करते हैं तो फिर जाहिर है ये तो बुनियादी जरूरियात हैं, ये तो हर किसी ने इस्तेमाल करनी, तो इसका मतलब है आने वाले बजट में इनके भी हम रखी देखो उम्मीद के बजट ये भी बढ़ेंगे। में ये बजट का आइटम नहीं है, लेकिन आईएमएफ को इन्होंने लिख के दे दिया है। जो आईएमएफ की एग्जेक्टिव बोर्ड की रिपोर्ट रिलीज हुई थी हम्म। इस माह के मिड में, तो उसमें उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम कोई सब्सिडी नहीं देंगे बिजली और गैस पर। और जब भी इंक्रीज आएगा कॉस्ट बेस जो है पास ऑन होगा। और इसका क्योंकि बिजली का और गैस का एक सिस्टम है, ये क्वार्टरली रिव्यू होता है इसका। एक तो फ्यूल एडजस्टमेंट है ना बिजली की, कि हर महीने फ्यूल की कास्ट के हिसाब से बिजली कम और ज्यादा होती है, बेशतरी ज्यादा होती है। एक होती है इसका बुनियादी टैरिफ, वो भी इन्होंने लिख के दे दिया है कि हमने बुनियादी टैरिफ जो है टाइम पे करना है, और इसमें इजाफा होना ही होना है। गैस की प्राइसेस का तो जो ओगरा ने उसकी समात वगैरह कर ली है, वो 121% तक गैस की कीमतें मजीद जो है बढ़ने जा रही है 1 जुलाई से। 121%? हम्म। 21%, ये दोनों कंपनियों का अलग अलग रेट है। और बिजली का भी जो है उसी महीने में टैरिफ आ जाएगा, और खदशा यही है कि उसमें भी प्राइसेस में इजाफा होगा। तो ये बजट का खैर इसका पोर्शन नहीं है, लेकिन जो बजट आ रहा है हम्म। उसमें जब आप 15,000 अरब से ज्यादा का टैक्स टारगेट रख रहे हैं, और इस साल आपने 13,000 की बजाय 12,000 ही रिकवर करने हैं, तो 3,000 एडिशनल आपने रिकवर करने हैं अगले साल। ठीक, तो जो वो फिर तीन आपने हजार कहाँ से रिकवर करना है, जाहिर सी बात है। हम्म। उसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीजों को टैक्स नेट में लाना है। एक तो जो है मुख्तलिफ जो चीजें जो एग्जेम्पशन थी वो खत्म करने जा रहे हैं। और आज वो मेहताब हैदर की खबर थी कि जो जीएसटी का रेट है, जो एक रेट है 18% का, हम्म। उसको आईएमएफ ने कहा है 19% कर दी। और वो अच्छा। 19% का मतलब आपको पता है 500-600 अरब रुपए है, और जी वो जी। हर चीज इफेक्टिव। फिर हम्म। आपने चाय की पत्ती, दूध और ये वो मुख्तलिफ सेल्स जो टैक्स चीजें। तो हर चीज के ऊपर है, तो वो तो जाहिर सी बात है, जनरल सेल्स टैक्स जीएसटी की बात करें ना आप, वो तो हर चीज के ऊपर है, उसका मतलब अब हर भी चीज आएगा। ही महंगी हो जाएगी। जी जी। और दो ये जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स के लिए दो स्कीमें ला रहे हैं। एक छोटे ट्रेडर्स के लिए, एक बड़े ट्रेडर्स के लिए। वो फिक्स स्कीमें हैं, उसमें भी इनका इनकी उम्मीद है कि इनको 200-400 अरब रुपए जो है वहां से रिकवर हो जाएंगे। हम्म। बाकी जो है जो इम्पैक्ट आना है असल में, वो इम्पैक्ट आना है कि छोटी मोटी जो चीजें इंपोर्ट होती हैं ना बेसिकली, या जो आपकी से मुख्तलिफ जीएसटी की एग्जम्पशन है खाने पीने की चीजों पर, वो बहुत सारी खत्म होने जा रही है। फिर गाड़ियों का जो ये आगे, क्योंकि इनको पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिसमें क्योंकि फ्यूल सस्ता होना नहीं है, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ियां हैं, रिक्शे हैं, बसें हैं, इलेक्ट्रिक इनकी बैटरी हैं, इनका जो स्पेयर पार्ट्स हैं ये इंपोर्ट होने हैं। इन तमाम पे ये जो है 18% जीएसटी भी लगा रहे हैं, और बाकी जो कस्टम ड्यूटी लग रही है वो भी लग रही है। तो उससे भी 700-800 अरब रुपए का इनका एस्टिमेट है कि ये रिकवर करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपका कुछ इस किस्म के इकदाम भी ये ला रहे हैं कि जिसमें इन्होंने तकरीबन अगले साल जो है सरकारी इदारे, तकरीबन जो है मेरा अपना अंदाजा है कोई 15-16 इदारे प्राइवेटाइज कर देने हैं, और कोई 30 से 32 इदारे बंद कर देने। अच्छा। तो इससे कम से कम 50,000 से लेकर 1.5 लाख जो मुलाजमीन है वैसे ये वो काम कर प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे आपका क्या ख्याल है, क्योंकि लोग तो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट के इदारे होंगे तो लोगों को सस्ता मिलता है, जो भी गवर्नमेंट के इदारों से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे सफर था पीआईए का, तो लोग सोचते थे कि शायद बेहतर भी होगा, अच्छा भी होगा, और शायद शायद बाकी प्राइवेट कंपनियों से सस्ता होगा, लेकिन मैं इस इससे पे कोई जरा फर्क बिल्कुल पड़ता है प्राइवेटाइजेशन से? मैं इस पे बिल्कुल डिफरेंट राय रखता हूँ। अच्छा। देखें, हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं है। हम्म।
नहीं होता। और हमने ये साबित किया है कि एज ए गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नेंस है उसने इदारे बनाए नहीं, इदारे तबाह कर दिए। तबाही की है। तो बेहतर यही है कि इदारों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए, कम अज कम। हो सकता है टाइम लगेगा। अब आपके सामने है कि बैंक मुख्तलिफ, आपको पता है ये सारे नेशनलाइज थे, एमसीबी है, हम्म। एलाइड बैंक है। आज इन बैंकों के प्रॉफिट पाकिस्तान में सबसे ज्यादा। ठीक। प्रॉब्लम यह है कि जो रेगुलेटरी इदारे हैं हमारे, जिन्होंने इस प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करना है, हम्म। वो कमजोर। वो कमजोर इसलिए है कि एक तो वो हुकूमत अपना कंट्रोल उन पे नहीं छोड़ती, उनको बाइख्तियार नहीं बनाती, और उन पे जो तैनातियां की जाती हैं वो बड़ी कंट्रोवर्शियल है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन तैनात करना था आज से 7-8 महीने पहले। अच्छा। तो जिस बंदे को इन्होंने जहन में रखा हुआ था, वो पंजाब में सूबाई सर्विस का मुलाजिम था, उसने रिटायर होने में 4 महीने रहते थे। तो 4 महीने उन्होंने तैनाती नहीं की, उसका इंतजार किया, हालांकि वो मेरिट पे होनी थी। और हम्म। वो हमारे कानून साहब के जो हैं वो कजन भी हैं, ब्रदर इन लॉ, उनको ठीक। लगाना था उन्होंने। तो वो उनको, आजम हम्म। नजीर तारड़ साहब, उनको लगाने के लिए 6 महीने। अब मुझे बताएं, और जिस दिन से वो आए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है, कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक्शन होते थे ना, जो नजर आते थे कि कहीं कार्टेल बन रहा है, वो उस पर कार्रवाई करते थे, नोटिस करते थे। उनके आने के बाद काम ठप हो गया हमेशा। हम्म। ठीक है। इसी ठीक। तरह हम्म। जो SECP है आपका, सिक्योरिटी हम्म। एक्सचेंज कमीशन आपका, उनमें जो तैनात किए गए हैं वो एयर चीफ के भाई हैं। हम्म। इसी तरह ओगरा जो है, जिसने गैस सेक्टर को रेगुलेट करना है, आप हैरान होंगी, ओगरा कानून कहता है कि अगर ओगरा का चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसका चेयरमैन होगा एक्टिव। ठीक। इन्होंने उस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के एक लाडले ब्यूरोक्रेट हैं, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, उनको ओगरा के चेयरमैन का चार्ज दे दिया, और वो अदालत में चैलेंज भी हुआ। तो इस तरीके से इदारे नहीं चलते। आप हम्म। हैरान होंगे, इतनी आप पाकिस्तान नवाजेंगे लोगों को तो फिर कैसे बात बनी। ठीक। पाकिस्तान टेलीविजन कारपोरेशन, जी। आपको बहुत बड़ा स्कैंडल। 4 साल हो गए। आखिरी पीटीवी का जो परमानेंट एमडी लगाया था वो फवाद चौधरी ने लगाया था, आमिर मंसूर। वो सही। 2022 में अपनी मुद्दत मुकर्रर करके चला गया। हम्म। ये कंपनी एक्ट भी कहता है, ये कारपोरेट जो गवर्नेंस लॉज है वो भी कहते हैं। 4 साल से शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पीटीवी को अडाक पे चलाया। सही। सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों की खिलाफ वर्जी है। SECP 2 शो का नोटिस दे चुकी है, हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है, ऑडिट ने कह चुकी है कि जनाब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को पीटीवी एमडी का चार्ज देना वो गैर कानूनी है, ये जो भी फैसले कर रहे हैं वो इलीगल है। लेकिन टस से मस नहीं हुई हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ था, अ, नईम बुखारी और जो कासमी वाला केस था उसमें फैसला पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीटीवी का एमडी और चेयरमैन एक शख्स नहीं हो सकते, ये गैर आईनी भी है, गैर कानूनी भी है। 4 साल से जो भी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है उसको एडिशनल चार्ज दिया जाता है, एमडी पीटीवी का और चेयरमैन पीटीवी के बोर्ड का। टोटली इलीगल, टोटली सुप्रीम आला अदालतों के फैसलों की खिलाफ वर्जी, सही। कंपनीज एक्ट है जो उसकी खिलाफ वर्जी है, कारपोरेट गवर्नेंस रूल्स हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन कोई लेकिन टस कोई से मस पूछने नहीं। वाला नहीं। हम्म। ये एक इदारे की कहानी नहीं है, ये तो। पैमरा का हाल यही है। हम्म। पैमरा में 2 महीने से मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली। जिस दिन पैमरा का चेयरमैन का इश्तिहार आता है उस दिन मैं खबर करता हूँ कि अमरीन जान को ये चेयरमैन तैनात किया जाएगा। आप अंदाजा करें, 60-70 लोग अप्लाई करते हैं, मैं उसी दिन दे रहा हूँ, वही तैनात की जाती है। जिस दिन पैमरा के एग्जेक्टिव मेंबर का इश्तिहार आता है मैं उस दिन खबर देता हूँ कि ये फलाना जो शख्स है उसको तैनात किया जाएगा, जो यानी इश्तहार क्वालिफाइड का नहीं। भी बस तकल्लुफ ही होता है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, पहले से डिसाइडेड होता है। हम्म। इस तरीके से तो मैं कहता हूँ कि सरकार को इदारे चलाने ही नहीं चाहिए। हम्म। ऑस्टेरिटी की बात आई तो ये मुझे खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि मैंने मीटिंगें की ऑस्टेरिटी पे वजीरों को बुला के कि ये जी आपके 8-8 इदारे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं बताएं, इन 4 इदारों को हम बंद कर देते हैं कच के। तो वजीर खड़े हो गए, उसने कहा जी हम सिर्फ गाड़ी लेने के लिए तो वजीर नहीं बने, ये इदारे हम बंद नहीं करने दें या इनको प्राइवेटाइज नहीं करने दें। बड़ी मुश्किल से 24-25 इदारे सिलेक्ट हुए हैं प्राइवेटाइजेशन।
अब ये बिजली की 3 कंपनियां 1-2 माह के अंदर प्राइवेटाइज हो जाएंगी, तो उससे रिजल्ट आ जाएगा कि पावर सेक्टर में क्या बेहतरी आ सकती है। क्योंकि ये जो भी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में हम्म। अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को बोर्ड पे बिठा देती है। फिर वहां पे माल प्रैक्टिसेस होती हैं और ये सिलसिला चलता रहता अच्छा श्रावणी साहब, ये आईपीपी से जान छुड़ाने का कोई तरीका नहीं है क्या? है। देखिए, ये तो अब एग्रीमेंट हो चुके हैं, और जितने ये एग्रीमेंट है, किसी की 30 साल मुद्दत है, किसी की 40 साल है, उससे पहले ये कर नहीं सकते, क्योंकि ये फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे। बुनियादी तौर पर ये एग्रीमेंट ही गलत है। मैं आपको बताऊं, जब 2016 में आप पंजाब में एलएनजी के और कोयले के पावर प्लांट लगा रहे थे, तो उस वक्त जो सेक्रेटरी पावर थे यूनुस डागा साहब, हम्म। और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और शहबाज शरीफ साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। और ये 4 एलएनजी के जो 5 पावर प्लांट सीपेक के तहत चाइना ने लगाए, और ये जो कोयले के लगे, आज इस मुल्क में जो ये रो रहे हैं लोग बिजली के बिलों की वजह से, उसकी सबसे बड़ी वजह ये 5-6 प्रोजेक्ट। अगर 2,000 आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, तो 1200-1300 अरब रुपए सिर्फ इन पावर प्लांट की आप कैपेसिटी पेमेंट। मैं अंदाजा बता लगा। रहा था, यूनुस साहब जो थे वो सेक्रेटरी इतने पावर थे। जालिमाना ये इन्होंने किए मुआहदे। इसकी क्या वजह थी? उन्होंने क्या इनके अपने पैसे बने हैं इसमें, या बस उस आप वक्त? आप किसी दिन यूनुस डागा साहब अब तो रिटायर हो गए, उनको किस दिन शो में लें। हम्म। उन्होंने इससे इख्तलाफ किया, इनको समझाया दोनों भाइयों को कि भाई मेहरबानी करें, ये ओवर कैपेसिटी पेमेंट के हम सर्कल में फंस जाएंगे, ये ना हम्म। करें। ये ओवर कैपेसिटी हो जाएगी, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हम इस चक्कर से निकल नहीं सकेंगे। आप हैरान होंगी, 24 घंटे में उस बंदे को एसडी बना दिया। हम्म। तो भाई आप ये जो उसको क्या कहते हैं, विजन होना चाहिए। अगर ठीक। चाइना इतनी हम्म। तरक्की कर रहा है ना, तो उसके पीछे पीछे मोजे तुंग की एक विजन था। और हम्म। वो शख्स साइकिल पे घूमता था उस वक्त, जब चीन का वो लीडर था। सही, बिल्कुल तो सही। सर, बात करनी पड़ती है विजन। और विजन होना पड़ता है। अच्छा, कोई आखिरी सवाल बैंकर, सनाउल्लाह साहब, आपको क्या नजर आ रहा है ये आगे जो हालात होने जा रहे हैं वो किस तरह के होने जा रहे हैं? और इस अंदाज से, जैसे आपने खुद इतनी सारी मिसालों से चीजें बताई हैं, ये कैसे मईशत सरवाइव करेगी? आपको लगता है कि कोई ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा कि जहां बस हो जाएगी आवाम की? जाहिर सी बात है, अभी भी हो चुकी है तकरीबन, चीखें तो निकल रही हैं, लेकिन क्या इसका मैं एंड क्या है इसका? मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इतना बर्दाश्त है हमारी कौम में, इतना रिजीलियंस है, इतना सख्त किस्म के रिएक्शन। मतलब है कि वो आप चाहे एनर्जी सेक्टर में देख लें, चाहे प्राइसेस की इन्फ्लेशन में। मतलब है कि इस मुल्क ने हाइपर इन्फ्लेशन पिछले 3-4 साल में बर्दाश्त किया। हाइपर इन्फ्लेशन मीन्स 35-38% तक आप हम्म। इन्फ्लेशन रहा है, और इसको कंबाइंड कर लें, उसका इम्पैक्ट तो 4 साल का, तो ये मोर देन 80% है। तो आप अंदाजा करें, और बर्दाश्त किया है इसको, मतलब अभी तक उनके अंदर वो अ, बाहर नहीं निकले उसके बावजूद। लेकिन ये जब फटेगा तो फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं बहुत दफा बात करता हूँ। आज से 250 साल पहले जब फ्रांस में इनकलाब आया ना, तो उसकी वजह क्या थी पता है आपको? वो उस वक्त का जो बादशाह था, लोई 14 उसको कहते थे, हम्म। वो एक महल बना रहा था। वो आज भी है फ्रांस में, हम्म। और वो महल इतना बड़ा जितना इस्लामाबाद के सारे सेक्टरों को मिला। तो उसने इतना टैक्स लगा दिया, और उसमें एग्जेम्पशन थी एलीट को और पादरियों को। और हम्म। वहां का फ्रांस का जो मिडिल क्लास और गरीब था, उनसे उनके नमक पे भी टैक्स लग गया था उसमें, ये 250 साल पहले। हम्म। और उनके जो एहलकार होते थे बादशाह के, वो हर घर और दुकान में जाके लोगों से जबरदस्ती टैक्स के नाम पे जो भी होता था छीन के ले आते। और इस पे एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी चल रही है, कभी आपने देखना है। उसमें ये एहलकार एक दुकान में दाखिल होते हैं, तो एक बुजुर्ग होता है, उससे वो कहते हैं कि हमने आपका टैक्स आपने जमा नहीं कराया। तो वो उनको बताता है मैंने करा दिया। वो उसकी तलाशी लेते हैं, तो उसके घर में उसकी दुकान में जो कुछ होता है छीन के ले जाता है, तो पीछे उसे रोता दिखाते हैं कि ये मेरी बच्ची की शादी के लिए ये मेरे पैसे रखे थे, टैक्स में दे चुके। अस्टार्शन हो चुकी है इस टाइम में, टैक्स जो है ना बकायदा जबरी तौर पर हमसे लिया हम्म। जा रहा है। इस तरीके की सूरत हाल हो गई है। तनख्वाहदार तबके से 38% और बिजनेसमैन से जो
आपका ठीक। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे 29% एक टैक्स है और 10% उस पर सुपर टैक्स है। मतलब है 50% आप टैक्स ले रहे हैं, तो कौन इस मुल्क में बिजनेस करेगा मुझे बताएं। और हम्म। रोजगार, बिजनेस होगा तो रोजगार मिलेगा ना रोजगार लोगों के हो। पास। एक एक इसीलिए लाख बेरोजगारी बंदा भी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही। हर महीने इस मुल्क से बाहर जा रहा है। हम्म। और सिर्फ वो बंदा नहीं जा रहा जो लेबर है, आपका ब्रेन है, जो आपका डॉक्टर है, जो आपका स्किल्ड लोग इंजीनियर जा रहे हैं, बिल्कुल सही, प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। है, हम्म। जिसने इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। और उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ मेरिट भी नहीं है। मैं अपनी मिसाल दूं, मेरा बेटा मतलब है यहाँ पे माशाल्लाह वो टैलेंटेड था बहुत, और मैं उसको बड़ा मिस करता हूँ। 3 महीने पहले पाकिस्तान छोड़ के चला गया, बाहर से उसको ऑफर थी। मैं उसको रोकता रहा, उसने कहा यार मैं क्या करूं, मुझे अगर 12 बिल्कुल। लाख तनख्वाह मिल रही है तो हम्म। 4 लाख मुझसे टैक्स ले लेते हैं, और बिल्कुल मुझे कोई ठीक। सहूलत भी नहीं है। मतलब हम्म। है कि आपको पीने के पानी का खुद इंतजाम करना है, आपको सफाई का खुद इंतजाम करना है, अपना इलाज खुद कराना है, बच्चे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने हैं। अब मतलब है कोई, अब जब आपको कोई टैक्स लेता है तो उसकी टैक्स फैसिलिटी लेके, भी तो हाँ, चाहिए। बदले में आपको या तो हो ना कि सहूलतें मिल रही हैं तो आप कहते हैं चलो भाई ठीक है। हम्म। अगर किसी मुल्क में, बर्तानिया में अगर टैक्स रेट हाई है, अमेरिका में है, तो वो उसके बदले आपको कुछ दे रहे हैं। ठीक आपको है। सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, आपको हेल्थ दे रहे हैं, आपको खाने पीने का साफ माहौल दे रहे हैं, आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपकी जान महफूज है। सही आप बात। कोई चीज भी नहीं, फिर आपको किस लिए लोग टैक्स दें? बिल्कुल ये ठीक। सोचते हैं, वो कहते हैं हम इस मुल्क से बाहर वो चले जाएं। अपने बस जहाजों के लिए इनको टैक्स देना है और कोई मामला नहीं, जो इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं ये चलानी है। बहरहाल जी, लेट्स सी कि अब ये बजट के बाद क्या सूरत हाल होती है। पाकिस्तान की मीशत के हालात तो अच्छे नजर नहीं आ रहे। सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त आपने इंकशाफात कर दिए हैं। और बस मेरा ख्याल है कि लोग तो ज्यादा तैयारी कर लेंगे और कि भाई अब आ रहा है बजट और उसके बाद मजीद जो है महंगाई का ही नहीं, तूफान है। लोगों को भी समझ आ गई है, लोगों को भी कोई उम्मीद नहीं है हाँ, उससे भी। सही बात, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात। हम लोगों बहुत से बहुत आप भी शुक्रिया। मिलती हैं, सारा दिन पब्लिक से मिलती है, लोगों की राय जो है वो बड़ी क्लियर हो चुकी है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।